हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 6 एसएसटी का चैप्टर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे हमने हाफ पार्ट फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया था और अब हम इसका सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था महाजनपद एंड देयर टाइप्स, ये हो गया था, और द पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें यहाँ तक हो गया था कंप्लीट। तो अब हम इसमें करेंगे रिपब्लिक सिस्टम से स्टार्ट। ये है आपका चैप्टर 6 अर्ली स्टेट्स। तो जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अब ये सेकंड पार्ट है। जब आप दोनों पार्ट देख लेंगे तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिपब्लिक सिस्टम ये देखिए, थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ। द फॉलोइंग वर द फीचर्स ऑफ रिपब्लिक सिस्टम्स। रिपब्लिक सिस्टम क्या था? जैसा कि मैंने बताया था, महाजनपद में दो तरह की प्रणाली थी। तो रिपब्लिक के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने मोनार्कियल सिस्टम डिस्कस किया था। तो गणतंत्र प्रणाली जिसे कहते हैं, तो गणतंत्र प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित थीं। कौन कौन सी थी? स्टेट्स वर रूल्ड बाय अ चीफ कॉल्ड गणपति इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। राज्यों पर एक गणपति नामक प्रमुख व्यक्ति का शासन होता था, जिसे लोगों के ही समूह द्वारा चुना जाता था। ठीक है, लोगों के ही समूह द्वारा चुना जाता था। इट वॉज नॉट हेरिडिटेरी, मतलब ये वंशानुगत नहीं था कि एक की डेथ के बाद राजा बन गया, फिर उसका बेटा बन गया, इस तरह से नहीं चलता था। ये लोगों के द्वारा ही चुना जाता था। रूलर रूल विद असिस्टेंस फ्रॉम एल्डर्स एंड क्षत्रिय फैमिली। शासक जो था क्षत्रिय परिवार के बुजुर्गों की सहायता से ही शासन करता था। दे टू हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी। और क्या विशेषता थी इसकी? कि उनके पास एक मजबूत सेना थी। टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम पीपल वाज स्पेंड एंड ऑन आर्मी एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। लोगों से एकत्र जो वो होता था टैक्स, वो सेना पर और नागरिकों के कल्याण के लिए ही खर्च किया जाता था। जैसे जो लोगों से टैक्स वसूला जाता था, वो लोगों के ऊपर, या तो राज्य के लोगों के ऊपर या फिर सेना के ऊपर ही खर्च कर दिया जाता था। दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई आइदर ए सिंगल ट्राइब और मैनी ट्राइब्स। वे या तो एक जनजाति या कई जनजातियों द्वारा गठित किए जाते थे। द स्टेट्स वॉज ऑलवेज लोकेटेड नियर हिल्स, हैंस दे वर नॉट सो प्रॉस्परस लाइक द मोनार्कीज। एग्जाम्पल्स आर मल्ला एंड लिच्छवीज। तो राज्य हमेशा पहाड़ियों के पास ही स्थित होते थे, इसलिए वे इतने बहुत ज़्यादा समृद्ध, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं थे, है ना। उदाहरण के लिए मल्ला और लिच्छवी। अब देखते हैं इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ महाजनपद। महाजनपदों की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, ये देखते हैं। ऑल इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स वर कनेक्टेड बाय रोड। द वाटर सिस्टम वॉज नाउ फाउंड इनकन्वीनियंट। महाजनपदों की जो आर्थिक व्यवस्था थी, वो सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जो थे वो सड़क मार्ग से जुड़े हुए थे, है ना। और क्या था? वस्तु विनिमय, मतलब वस्तु विनिमय जो था, वाटर सिस्टम वॉज नाउ फाउंड इनकन्वीनियंट, मतलब उनमें असुविधा पाई गई थोड़ी सी। इट कॉज्ड प्रॉब्लम वाइल बाइंग और सेलिंग समथिंग, मतलब जब कुछ खरीदते और बेचते समय इसमें थोड़ी सी परेशानी होती थी लोगों को। क्या होती थी? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन विश्ड टू बाय अ जार ऑफ ऑयल, ही वुड कैरी अ बैग ऑफ ग्रेन और क्लॉथ that he had to exchange them for oil and had to find such a person who was thrilling out to water this oil for grain or cloth। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति यदि तेल का जार लेना चाहता था है, तो उसे अनाज से भरा हुआ कपड़े का थैला ले जाना पड़ेगा, जिसे उसे तेल लेने के बदले उसको वो देना पड़ेगा। और ऐसे व्यक्ति को ढूंढना भी होगा जो अनाज या कपड़े के लिए अपने तेल की अदला बदली कर रहा हो। तो इस समय तो बार्टर सिस्टम कहलाता था ये। और बार्टर सिस्टम में ये थोड़ी सी असुविधा होती थी लोगों को, क्योंकि पहले ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा कि जो बदले में हमें चीज़ दे। हम अनाज दें उसे एक मतलब बैग भर के, और वो उसके बदले हमको वो चीज़ दे अपनी, जैसे ऑयल वगैरह, कोई भी चीज़ हो सकती है।
तो द कॉइन्स ऑफ द पीरियड वर मेड विद अ सिंपल वे, सॉरी, हैंस मनी वॉज इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द बिजनेस एक्टिविटी। तो इसलिए व्यवसाय गतिविधि में सुधार के लिए पैसा पेश किया गया, कि मतलब अगर पैसा होगा तो वो कहीं से भी पैसे को देकर चीज़ खरीद सकता है, चीज़ के बदले चीज़ लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी, है ना। तो दिस कॉइन ऑफ दिस पीरियड वर मेड इन द सिंपल वे, दे वर पीस ऑफ कॉपर एंड सिल्वर विद। तो इसके लिए इस काल के सिक्के साधारण तरीके से बनाए गए थे। वे क्या थे? तो वे क्या थे? सिल्वर और कॉपर के बने हुए थे। और क्या था? पंच मार्क्स ऑन देम, उन पर पंच के निशान थे, पंच निशान। और सी ट्रेड वॉज ऑल्सो पॉपुलर, समुद्री जो वो था व्यापार, वो भी उस समय बहुत लोकप्रिय था। ठीक है। द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स वर भिरिंगुकुचा मॉडर्न ब्रॉच एंड सरपरका मॉडर्न सोपरा। तो ये जो थे भिरंगुचा जो थे और सुपरका जो थे, वो प्रमुख बंदरगाह थे उस समय, है ना। टैक्सेशन, अब देखते हैं कि टैक्सेशन क्या था। बंदरगाह जो थे वो दो थे, मैंने आपको बताया, विशाल बंदरगाह। टैक्सेशन टू मेंटेन द ह्यूज पोर्ट्स एंड आर्मी, सम टैक्सेस वर लीव्ड ऑन द पीपल, दे वर। लोगों पर कुछ कर लगाए गए हैं, आमतौर पर जो लोगों पर कुछ कर लगाए जाते थे उस समय विशाल बंदरगाह और सेनाओं को बनाए रखने के लिए लोगों पर कुछ कर लगाए जाते थे, मतलब कर कहते हैं टैक्सेस। तो टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू एज मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर्स। तो जो फसलों पर राजस्व कर जो था वो सबसे महत्वपूर्ण कर था, क्योंकि अधिकांश लोग किसान थे, है ना। यूजुअली द टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, दिस वॉज नोन एज भागा और अ शेयर। तो जो किसान लोग थे उन पर आमतौर पर कुल उपज का 1/6 हिस्सा तय किया जाता था। इसको भागा या शेयर के रूप में जाना जाता था। ठीक है। इसके क्या बोलते थे, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो किसानों पर टैक्स लगता था उसे किस नाम से जानते हैं। तो उसे जाना जाता था भागा या फिर शेयर के नाम से। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट्स पर्सन्स एज वेल, दे कुड हैव बीन अ फॉर्म of labor. For example, a weaver or a smith may have had to work for a day every month for the king. उसके अलावा क्या होता था, शिल्पकारों पर भी कर थे, है ना। ये श्रम के रूप में होते थे, मतलब उदाहरण के लिए एक बुनकर या एक लोहार को क्या करना होता था, राजा के लिए हर महीने एक दिन काम करना पड़ता था, एक पूरा दिन वो राजा के लिए काम करने में लगाता था। ठीक है। तो ये हो गया। और हाइडर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। और उसके बाद जो चरवाहे होते थे उन पर किस प्रकार का कर लगता था, जानवरों और पशु उत्पादकों के रूप में उन पर कर लगाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, कि भुगतान करने की भी उपेक्षा की जाती थी, मतलब वो जो उनके एनिमल्स जो पालते थे उनसे जो प्रोडक्ट होते थे उनको राजा को देना पड़ता था। ठीक है। There were also taxes on goods that were bought and sold through trade. और उसके बाद क्या होता था, व्यापार के माध्यम से खरीदे गए कराधान बेचे जाने वाले सामानों पर भी कर थे, जो भी सामान बेचे या खरीदे जाते थे। इवन हंटर्स एंड गैदरर्स हैड टू ऑफर सर्टेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द किंग एज द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। यहाँ तक कि शिकारियों को इकट्ठा करने वालों को भी कुछ वन उपज राजा को मतलब टैक्स के रूप में देना पड़ता था। अब देखते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम। तो ये देख लेते हैं हम, ये आपकी हो गई एग्रीकल्चर सिस्टम। ठीक है। एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या था कि कृषि प्रणाली, जिसे आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे नाम से, एग्रीकल्चर क्या होता है, कृषि। तो कृषि सिस्टम किस प्रकार का था उस समय, ये देखते हैं। ठीक है।
मोस्ट पीपल लिव्ड इन विलेजेस, एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग वर देयर मेन ऑक्यूपेशंस। तो उस समय जो था, अब मतलब हमारे यहाँ क्या होता है कि अधिकांश लोग गांव में रहते हैं ना, अब भी रहते हैं, उस समय और ज़्यादा रहते थे। कृषि और पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। ठीक है। टू मेजर चेंजेस वर इंट्रोड्यूस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। इस समय के आसपास कृषि में दो बड़े बदलाव किए गए। कौन कौन से किए गए? वन वॉज द रैपिड यूज ऑफ आयरन प्लोशियर्स थ्रो प्लोशियर्स हैवी एंड क्लेली soil could be turned over better as compared to a wooden plowshares. This increased production of grains. एक लोहे के हल्के फाल का तेजी से उपयोग था। लकड़ी के हल के तुलना में भारी और चिकनी मिट्टी को हल्के हल से मतलब बेहतर तरीके से बदला जा सकता था। इसलिए हल्का जो मतलब बनाया गया, वो किसका बनाया गया? कि लोहे का बनाया गया हल, है ना। सेकंड क्या था? पीपल लर्न टू ट्रांसप्लांट पैडी। मगध सून इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद ऑफ द पीरियड। द रीजन फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ मगध वर। और दूसरा क्या था कि जो इससे क्या था, उससे तो अनाज का उत्पादन बढ़ा। जब हल हम चेंज किया गया तो उससे अनाज का उत्पादन बढ़ा। दूसरा था कि लोगों ने धान की रोपाई करना सीखा। धान जो होते पैडी जिसे बोलते हैं, उसकी रोपना उसको सीखा मिट्टी में। मगध जो था वो शीघ्र ही उस काल के सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आया। अब मगध की जो थी समृद्धि के क्या कारण थे? मगध जो राज्य था उसकी समृद्धि के कुछ प्रमुख कारण थे, वो देखते हैं। इट हैड फर्टाइल प्लेन्स विच गेव अ बूस्ट टू एग्रीकल्चर। द रूरल्स रिसीव्ड हाई लैंड रेवेन्यू एंड ऑल टैक्सेस। द इनकम फ्रॉम टैक्सेस वॉज यूज टू मेंटेन द वास्ट आर्मी। तो जो क्या क्या थे इसमें? उपजाऊ मैदान थे जो कृषि को बढ़ावा देते थे। शासकों को उच्च भू राजस्व और अन्य कर प्राप्त होते थे, है ना। जो शासक थे उनको बहुत सारे कर भी प्राप्त होते थे। और क्या था मगध की समृद्धि का और कारण देखते हैं। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन flowed through Magad. This was important for transport. Water supplies made of land fertile. और दूसरा क्या था? गंगा और सोन नदियाँ अच्छी जो बड़ी नदियाँ थीं दो, वो मगध राज्य से ही होकर बहती थी। ये परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इन नदियों की वजह से जल आपूर्ति थी वो अच्छी थी, और भूमि जो थी वहाँ की जमीन उपजाऊ हो गई थी, जिससे अच्छा अनाज पैदा होता था। दूसरा कारण ये था आपका, है ना। तीसरा थर्ड देखते हैं। आयरन डिस्कवर्ड इन द हिली रीजन्स ऑफ मगध वॉज यूज टू मेकिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स। और उसके बाद क्या हुआ? मगध के पहाड़ी क्षेत्रों में खोजे गए लोहे का उपयोग कृषि उपकरण और हथियार बनाने में किया जाता था। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लोहे का हल बनाया गया, जो किले के बनाए हुए लकड़ी के बनाए हुए हल से काफ़ी हल्का होता था और वो आसानी से चलाया जा सकता था। और उससे क्या मिट्टी में जो उर्वरता बढ़ी और उससे उपजाऊ होने लगी मिट्टी, मतलब जो भी था उत्पादन वो तेज़ी से होने लगा। अब देखते हैं कि द मगध आर्मी वॉज द फर्स्ट टू एम्प्लॉय द एलिफेंट्स इन वारफेयर एज दे वर एबल टू क्रॉस रिवर्स एंड जंगल्स विद ईज। दिस गेव मगध एन एडेड मिलिट्री एडवांटेज। और युद्ध में हाथियों को नियुक्त करने वाली पहली सेना जो थी मगध राज्य की थी। मगध ने क्या किया? मगध राज्य ने हाथियों को अपनी सेना में नियुक्त किया, क्योंकि वे नदियों और जंगलों को आसानी से पार कर सकते थे, है ना। हाथी पे बैठ के जो उनकी सेना थी वो आसानी से नदियों जंगलों से पार हो सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने सेना में हाथियों की भर्ती की। इससे मगध को एक अतिरिक्त सैन्य लाभ मिला। रिच मिनरल्स डिपॉजिट्स गेव देम फैसिलिटी टू मेक सुपीरियर टूल्स एंड वेपन्स। और समृद्ध खनिज भंडार ने उन्हें बेहतर उपकरण और हथियार बनाने की सुविधा दी।
समृद्ध खनिज भंडार से क्या मतलब है, मतलब वहाँ अनाज अच्छा पैदा होता था, इसलिए उन्हें अच्छे अच्छे उपकरण बनाए और हथियार बनाने भी स्टार्ट कर दिए थे। Thick forest gave them wood to use a means of water transportation and also elephants and horses to increase their army strength. और घने जंगलों ने उन्हें जल परिवहन के साधन के रूप में उपयोग करने के लिए लकड़ी और हाथी और घोड़े भी अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए दिए। अब देखते हैं ये बज्जी, यहाँ से देखते हैं, ये तो केस स्टडी दी है, मगध और बज्जी का आपस में दिया है कंक्लूज़न, तो ये आप पढ़ सकते हैं अपने आप ही। अब मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ यहाँ से बज्जी से, ये बज्जी क्या था और क्या है, इसमें क्या क्या वो थे आप देखेंगे। ये जो आपके 16 महाजनपद मैंने आपको बताए थे, 16 महाजनपद बताए थे, इसमें एक नाम बज्जी भी था। मैं देखिए अभी हाईलाइट कर देती हूँ जिससे आपको देखना चाहिए। ये देखिए बज्जी, तो ये जो है ये बज्जी है यहाँ पर, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट। ये देखिए बज्जी है ये, है ना। 16 महाजनपद जो थे उनमें एक बज्जी भी था, एक राज्य। तो ये इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको अब बताती हूँ आगे। आप मैप में ध्यान से देखेंगे, आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये मैप, तो आप इजीली समझ पाएंगे। ये देखिए बज्जी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली बिहार हैड अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड गण और संघ। बज्जी जो कि वैशाली बिहार में अपनी राजधानी के साथ था, सरकार का एक अलग ही रूप था जिससे वहाँ पर, जिसे गढ़ या संघ कहा जाता था, ठीक है। इट वॉज कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 रिपब्लिकन क्लैन, ये 8 गणतांत्रिक कुलों का एक संघ था, ठीक है। इन अ गण और अ संघ देयर वर मैनी रूलर्स, एक गण या संघ क्या होता था, उसमें कई शासक होते थे, मतलब राजा कई होते थे। एट टाइम इवन वाइल thousands of men ruled together, each one was known as राजा। कभी कभी 1000 पुरुषों के साथ शासन करने पर भी प्रत्येक को राजा के रूप में जाना जाता था। These राजाज performed rituals together, इन राजाओं, ये राजा एक साथ अनुष्ठान वगैरह भी एक साथ करते थे। They met in assemblies and decided what was to be done and how, why decisions and debate, वे सभाओं में मिलते थे और चर्चा और बहस के द्वारा तय किया जाता था कि मतलब क्या किया जाए अब आगे। कोई भी, मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी डिसीजन लेना होता था तो वो साथ साथ लेते थे, है ना। फॉर इंस्टेंस इफ़ समवन अटैक देम, मतलब अगर फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अगर किसी ने उन पर आक्रमण किया है, उन पर हमला किया, दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट, तो वो इस बात पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे कि खतरे से निपटने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए। वट वुमेन दासर्स एंड कमकारज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज। कमकारज बोलते हैं जो मतलब वैसे नीची जाति के लोग होते हैं उस तरह के, तो मगर जो महिलाएं थी, दास थे और कमकार जो थे, कमकार, उन लोगों को इन सभाओं में आने की अनुमति नहीं थी, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। बोथ गौतम बुद्ध एंड महावीर जैन बिलोंग टू गण और संघ, महात्मा बुद्ध और महावीर जैन, महावीर स्वामी दोनों ही गण और संघ से बिलोंग करते थे, मतलब उनका गण और संघ के सदस्य थे। द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन द संघ आर फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स, संघों में जीवन का सबसे ज़्यादा वर्णन बौद्ध पुस्तकों में मिलता है। अब देखते हैं अकाउंट फ्रॉम दीघ निकाय, मगध के दीघ निकाय जानते हैं, ठीक है। दीघ निकाय कहते हैं अजात शत्रु ऑफ मगध वांटेड टू अटैक बज्जी,
जो मगध का अजात शत्रु था, वो बज्जी पर आक्रमण करना चाहता था। ठीक है। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड बसाकारा टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। इसलिए उन्होंने सलाह लेने के लिए बुद्ध के पास अपने बास्कार नामक मंत्री को भेजा। द बुद्ध आस्क्ड वेदर द बज्जीज मेट फ्रीक्वेंटली इन फुल असेंबलीज। बुद्ध ने पूछा कि क्या बज्जी अक्सर पूरी सभाओं में मिलते हैं। When he heard that they did, he replied that the Vajjis would continue to prosper as long as। जब उन्होंने सुना तो उन्होंने उत्तर दिया कि बज्जी तब तक समृद्ध होते रहेंगे जब तक भी पूर्ण और लगातार सार्वजनिक सभाएं करते रहेंगे, है ना। तो उन्होंने कुछ इसके वो बताए थे। दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज। वे एक साथ मिलते रहे और उन्होंने असेंबलीज की। बज्जी की प्रॉस्पेरिटी के उन्होंने कारण बताए कि बज्जी जो राज है वो इतना समृद्ध कैसे है। तो उन्होंने उसको बताया। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर। वे स्थापित जो नियम बनाए उन्होंने उसका साथ साथ पालन करते हैं, मतलब एक साथ अभिनय करते हैं। दे एक्टेड टुगेदर। दे फॉलोड एस्टेब्लिश रूल। वे जो नियम बनाए गए उनका एक साथ पालन करते हैं। दे रिस्पेक्टेड सपोर्टेड एंड लिसन टू द एल्डर्स। वे बड़ों का सम्मान करते थे और उनका समर्थन करते हैं और उनकी बात भी सुनते हैं। बज्जीज वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड। बज्जी में क्या होता है, महिलाओं को बलपूर्वक नहीं रखा जाता, ना उन पर कब्जा किया जाता है। चैत्यस वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेज। चैत्य कहते थे उस समय जो स्थानीय मंदिर होते थे, तो वो कस्बों और गांव दोनों में बनाए जाते थे। वाइज सेंट्स who followed different beliefs were respected and allowed to enter and leave the country freely। विभिन्न मान्यताओं का पालन करने वाले जो मेन मुख्य संत होते थे उनका सम्मान किया जाता था बज्जी में, और उन्हें देश में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की अनुमति भी दी जाती थी। तो ये उन्होंने जो बसकार उनका वो आया था, उन्होंने अपना एक मंत्री भेजा था, उसको गौतम बुद्ध ने ये बातें बताई कि बज्जी की सफलता के या बज्जी की प्रॉस्पेरिटी के ये रीजंस हैं। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पे चैप्टर एंड हो गया है, और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप दोनों वीडियो पूरी देखें जिससे कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।